नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को राजनीति से दूर रखने की बात करता है, लेकिन माना जाता है कि देश की मौजूदा राजनीति में सत्ता के पहियों को कहीं ना कहीं गति तो नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से ही मिलती है। वहीं मुस्लिमों के प्रति संघ के नजरिए पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इन उठते सवालों के साथ ही संघ और मुसलमानों के बीच की दूरी को पाटने की पहल भी लगातार की जा रही है। इन्हीं कोशिशों के तहत दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आरएसएस और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात भी हुई, लेकिन अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मुस्लिम नेताओं से क्यों मिले मोहन भागवत? क्या दूरी पाटने की पहल होगी कारगर? मुस्लिम को लेकर संघ की बदली रणनीति। मुस्लिमों पर ध्यान, आरएसएस का क्या है एम प्लान? वैसे तो आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति से दूरी बनाने की बात करता है, लेकिन माना जाता है कि देश की मौजूदा राजनीति में सत्ता के पहियों को कहीं न कहीं गति तो नागपुर से ही मिलती है। तो वहीं मुस्लिमों के प्रति संघ के नजरिए पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे। इन उठते सवालों के साथ ही संघ और मुसलमानों के बीच की दूरी को पाटने की पहल भी की जा रही है। इस क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं, स्कॉलर्स के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई। इस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक का मकसद देश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना है, गलतफहमियों को दूर करना और समाज में एकता का माहौल बनाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बात रखी और एक दूसरे को ध्यान से भी सुना गया। अब इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो जान लीजिए। बैठक में देश की एकता और सहयोग, धार्मिक मुद्दों पर मार्गदर्शन किया गया, भारत के सामाजिक मुद्दे, वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों की स्थिति, एसआईआर जैसे संवेदनशील मुद्दों के अलावा संस्कृति और सामाजिक विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में संघ की तरफ से मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार शामिल हुए। मोहन भागवत के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं की मुलाकात को काफी सार्थक माना जा रहा है। ये कई मायनों में अहम है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब आरएसएस और संघ के बीच इस तरह की बैठक हुई हो। बैठक में ये तय हुआ कि दोनों समुदायों के बीच आपसी गलतफहमियों को बातचीत के जरिए खत्म किया जाएगा और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया कि मोहन भागवत ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और मिलकर समाधान निकालने की बात कही। निमंत्रण का स्वीकार करते हुए आज का संवाद तय हुआ। अच्छा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस संवाद में पूरा समय सबको मिला। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। इसमें संवाद में सभी तरह के लोगों ने अपनी विषयों को रखा है और वो विषय है राष्ट्रीय विषय। संवाद एक माध्यम है हर मसले के हल के लिए। किसी तरह का भी कि कोई समस्या हो तो संवाद ही एक हल है उसका। जिस तरह से
कोई संवाद में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो दूर होती है, आपसी इख्तलाफ है वो खत्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद से विश्वास पैदा होता है, जो आज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मीटिंग का मकसद आखिर क्या था? आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात क्यों की? इतिहास में ये पहली संवाद है, मीटिंग है, बातचीत है, मध्यस्थता है, और पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवी, आलिम, इमाम, अइम्मा, मुफ्ती, सज्जादा नशीन, मुतवल्ली और मैं शाही इमाम टीले वाली मस्जिद लखनऊ आप सबसे मुखातिब हूँ, और बहुत अच्छा ये पैगाम हिंदुस्तान के लिए जाएगा। ये एक पहली मीटिंग हुई है हम लोगों की और उनके साथ हुई है, और सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, और इसमें जो चीफ इमाम उमर इलियासी साहब, जो कस्तूरबा मस्जिद जो है मस्जिद है कस्तूरबा मार्ग पे, उनकी नेतृत्व में हम सब यहाँ आए थे। आप जी सदियों का बिगाड़ है, आप 3 घंटों में तो न एश्योरेंस हो सकता है। ये है कि एक डायलॉग की शुरुआत हुई है, बातचीत की शुरुआत हुई है, और आगे चल के और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। बात हुई है प्यार की, हाँ, बात हुई है इकरार की। बात ये हुई है कि बाहर निकल के कोई कड़वा नहीं बोलेगा, अंदर भी किसी ने कड़वा नहीं बोला। बड़े भाई छोटे भाई की शिकायतें थी, आगे चल के सुलझाई जा सकती। जब एक भारतीय परंपरा है, अगर मेजबान किसी मेहमान को बुलाता है तो वो अच्छे से बात करता है। दरअसल जिस तरह से देश में हालात बदले हैं, संघ प्रमुख पूरी आरएसएस विंग मुसलमानों से संवाद बढ़ाना चाहती है। आरएसएस से जुड़ा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM लंबे समय से मुस्लिम विद्वानों, धर्म गुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित चेहरों से संवाद करता रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल सितंबर महीने में ही मुंबई के एक होटल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह के साथ मुलाकात की थी, जिसमें केरल के राज्य आरिफ मोहम्मद खान, मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के मौलाना कलीम सिद्दीकी और हाफिज इदरीस कुरैशी जैसे दिग्गज शामिल थे। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा था कि समझदार मुस्लिम नेताओं को फालतू के मुद्दों का विरोध करना चाहिए और कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जितनी जल्द हम ऐसा करेंगे, हमारे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अगस्त 2022 को मुस्लिम समुदायों के 5 बुद्धिजीवियों से दिल्ली में मुलाकात की। इनमें दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, AMU के पूर्व VC जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी शामिल थे। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुस्लिमों के बीच गहरी हो रही खाई को पाटने की जरूरत और बल दिया गया था। संघ प्रमुख ने कहा था कि देश की प्रगति के लिए सांप्रदायिक सद्भाव जरूरी है और ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर्स को उन्होंने कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार और रामलाल के संपर्क में रहने की सलाह दी थी। फिर अक्टूबर 2022 संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार में हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे थे। यहां उन्होंने चादर चढ़ाई और मिट्टी के दिए जलाए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, निजामुद्दीन दरगाह में मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। यानी लगातार संघ मुस्लिमों से संवाद कर रहा है और मुस्लिमों के हितों में आरएसएस प्रमुख लगातार बयान भी दे रहे हैं। पिछले साल मोहन भागवत ने कहा था, हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म वाली बात कही गई, सेवा धर्म है और धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। तो उस संतुलन को थोड़ा ठीक करने के लिए ये उपक्रम चल रहा है।
ये सब जो अपने मन पर कालिख जमी है, कुछ पोता ही गई है, उस सबको साफ करके हमको खड़ा रहना है। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। आरएसएस अब ये बात खुले में कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इस विचार के पीछे ये मकसद है कि मुस्लिमों के बीच संघ और बीजेपी को लेकर बनी डर की छवि को बदला जाए। लेकिन एक वजह ये भी है कि बीजेपी की पहुंच को उन समुदायों तक बढ़ाना जो अब तक उसके साथ नहीं जुड़ पाया है, खासकर पसमानदा मुस्लिम जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पसमानदा मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो कुछ साल पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस किसी मस्जिद या फिर मुस्लिम मोहल्ले में संवाद करेगा, लेकिन अब यह हकीकत है। अब लगातार आरएसएस मुस्लिमों से मिलकर उनके साथ संवाद करता है। हरियाणा भवन की ताजा मीटिंग इसका उदाहरण भी है, जहां मोहन भागवत ने करीब 70 मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग की, उनकी बातें सुनी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरएसएस मुस्लिमों के करीब जा क्यों रही है? किन किन राज्यों में आरएसएस की कोशिशें तेज हुई हैं? मुस्लिम समुदाय के किन वर्गों पर खास फोकस है और क्यों? इन वर्गों का राजनीति में असर कितना है? और सबसे अहम सवाल तो ये कि मुस्लिम विरोधी छवि के बावजूद संघ को मुस्लिमों से संवाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये बदलते भारत का संकेत है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर आगे 2029 के सियासी गणित का हिस्सा? आरएसएस कैसे बीजेपी के मुस्लिमों के बीच पैच बनाने में मदद कर रहा है? अब जरा इसे भी समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह आरएसएस अब ये बात खुले में कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इस विचार के पीछे ये मकसद है कि मुस्लिमों के बीच संघ और बीजेपी को लेकर बनी डर की छवि को बदल दिया जाए। लेकिन एक वजह यह भी है कि बीजेपी की पहुंच को उन समुदायों तक बढ़ाना है जो अब तक उसके साथ नहीं जुड़ पाए हैं, खासकर पसमानदा मुसलमान जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ है। पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी आरएसएस की नजदीकी पर पसमानदा समाज के मुस्लिमों का क्या कुछ कहना है, अब वो हम आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की है पसमानदा का नाम लेकर, तो पसमानदा समाज, क्योंकि देखिए मुसलमानों में पिछड़ा तो है, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिला जो उनको हक मिलना चाहिए था, जो उनको टिकट मिलने चाहिए विधानसभा के या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा के, उस हिसाब से उनको कहीं कोई सियासी पार्टी उनको अहमियत नहीं देती। क्योंकि जब से सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स में अगर कोई समाज है, कुरैशी समाज है, मंसूरी समाज है, सैफी समाज है, अंसारी समाज है, ये वो समाज के पार्ट है जो एक बड़ा वोट बैंक है, मगर इन्हें कभी भी पॉलिटिकल पार्टियां वो इम्पोर्टेंट नहीं दे पाती, सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जब जरूरत आती है कुछ देने की तो इन्हें वापसी में कुछ नहीं मिल पाता। तो हालांकि दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात कुछ मुद्दों पर गलतफहमियों को दूर करने के लिए की गई, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने कुछ ऐसे निकाले जा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जहां हिंदू वोट बैंक में ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में से पसमानदा की तरक्की के नाम पर डोरे डाल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। क्यों आरएसएस और बीजेपी पसमानदा मुसलमानों पर अपना फोकस कर रही है? दरअसल पसमानदा मुसलमान जो कि मुस्लिमों में ओबीसी और दलित माने जाते हैं, पसमानदा मुस्लिम भारत की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 80 से 85% तक माने जाते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, तेलंगाना और असम जैसे राज्यों में इनकी बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीति में
प्रतिनिधित्व सिर्फ शिया और सुन्नी ऊपरी तबकों के पास ही रहता है। आरएसएस और बीजेपी अब यही बात इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ आइए, आपको मौका देंगे। अगर इनका समर्थन बीजेपी को मिलता है तो ये विपक्षी दलों के मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा झटका हो सकता है। ये झटका इसलिए कि पसमानदा आबादी का वोट अब तक बीजेपी विरोधी दलों को मिलता रहा, लेकिन इनकी तरक्की नहीं हो सकी। और इसी सबक के साथ में अब सबका साथ सबका विकास वाले नारे के साथ अब पीएम मोदी ने भी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी लगातार पसमानदा मुस्लिमों से मिलते रहते हैं और अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। पसमानदा समाज के मुस्लिमों को लेकर के न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी को सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बात अगर पसमानदा समाज के विकास की जाए, मुस्लिम में जो पिछड़ा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसके उत्थान की बात की जाए तो ये बहुत संजीदा विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत संजीदा विषय है। हम अगर विकसित भारत 2047 का संकल्प लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, तो ये बात प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं कि जो पिछड़ा पसमानदा तबका है, इसके उत्थान भी उतना ही जरूरी है। बिना इसके उत्थान को सुनिश्चित किए हम उस सपने को पूरा नहीं कर सकते। आज पिछड़े पसमानदा विकास के लिए, पसमानदाओं के डेवलपमेंट के लिए जो ठोस काम हमारी सरकार में हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर हम इसके लिए चिंतित है, इसके लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा संघ परिवार भी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी, हमारी सरकार भी बड़ी संजीदगी से पसमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है, उनके उद्योगों के लिए काम कर रही है, उनके कल कारखानों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको डिलीवर करने के लिए काम कर रही है। तो एक अच्छी पहल है ये, संघ की भी, हमारे सरकार की भी एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल की तारीफ होनी चाहिए। हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है, हर बात का विरोध करना ये उचित नहीं है। पसमानदा समाज का विकास होगा, पसमानदा समाज उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा, तभी हम एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बीजेपी का टारगेट पसमानदा है, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का फायदा उन तक भी पहुंच रहा है, लेकिन उस हिसाब से मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। देखिए, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4% वोट मिले थे, जबकि 2014 के चुनाव में 9% वोट मिले थे। और वहीं 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो इस दौरान भी 8% ही वोट मिले और साल 2024 के चुनाव में भी 8% मुस्लिम वोट बीजेपी के पाले में गए। ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इस तरीके की मीटिंग या व्यवहारिक रूप से संबंध बनाए जाते हैं और इनके साथ में मेलजोल बढ़ाया जाता है तो फिर पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक बीजेपी के पाले में जा सकता है। ऐसे में जब लोकसभा में बीजेपी के नंबर घटे और विधानसभाओं में विपक्ष के जाति कार्ड का नुकसान दिखाई दिया तो संघ की तरफ से पसमानदा को जोड़ने की कोशिश जोर पकड़ती जा रही है। अब इसमें संघ की ओर से मिलने वाले जो कार्यक्रम है और ये मिलन कार्यक्रम इसे नाम दिया गया है, यानी कि सद्भावना भोज कार्यक्रम, मुस्लिम मोर्चा संवाद, ईद मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम भी अब किए जा रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले 2023 से ही संघ ने मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए पहले चरण में 14 राज्यों के 64 जिलों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया और इनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार शामिल थे। यूपी, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी संघ के एक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। आरएसएस और बीजेपी दोनों की नजर अब मुस्लिम समाज के उन वर्गों पर है जो कि सामाजिक रूप से ऊपरी तबकों से नहीं आते, आमतौर पर वाम दल या फिर क्षेत्रीय दलों के समर्थक रहे हैं। अब बीजेपी सबका साथ सबका विकास लाइन से ही इन्हें अपने साथ जोड़ना चाह रही है। सुनिए बीजेपी नेता असरार अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। 2014 से और 2025 आ चुका। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण के तहत काम किया,
जरूरत थी जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ मुस्लिम व्यक्ति है उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके, उसको अच्छी नौकरी मिल सके। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने खासकर गरीब तबके से आने हुए वाले उन पसमानदाओं को अपनाया जिन्होंने इन 70 सालों में कांग्रेस ने सबसे पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया था, जिनको दंगा कराने में सबसे अहम भूमिका मानती थी कि इनको आगे बढ़ाओ और इन्हीं से दंगा कराओ। ऐसे समाज को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब कल्याण के तहत उनको शिक्षित बनाया। इन 11 वर्षों में उनको अच्छी तालीम मिल सके, इसलिए उस पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। अब जोड़ने की बात है, जाहिर सी बात है, जो तरक्की पाएगा, जो अच्छी शिक्षा पाएगा, जो सबका साथ सबके विकास में आएगा, तो जाहिर सी बात है वो पसमानदा समाज मोदी के साथ विश्वास करता है। तो पिछले कुछ सालों में पसमानदा मुसलमानों को लेकर के आरएसएस और बीजेपी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर चुकी है। अब इसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी साल बिहार चुनाव में अब इसका टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज होना है, यानी कि साल के अंत में। तो देखना यह होगा कि क्या वाकई इन बैठकों का कोई फायदा मिलता है, क्या बीजेपी के लिए पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक किसी भी लिहाज से बढ़ता है। तो हमारी भी नजर इस खबर पर रहेगी, अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।